गुड मॉर्निंग तन्वी। अब तक हमारे जो पाठ हुए हैं उनमें संचयन से सारे चैप्टर हुए हैं पार्ट 3 तक, और स्पर्श जो हमारी बुक थी उससे भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अपठित गद्यांश मैं आपको देने वाली हूँ पीडीएफ फॉर्म में, और उन प्रश्नों के उत्तर आप करें। अनुच्छेद लेखन में भी मैं आपको कुछ अनुच्छेद देने वाली हूँ। वो अनुच्छेद आपको स्वयं लिखने हैं, तब आप स्वयं करेंगे तभी आपको उसकी प्रैक्टिस होगी। कुछ लेटर्स देने वाली हूँ, उन लेटर्स को भी आप लिखें। तो इसी तरह से आपको हिंदी में कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो आप उसके ऊपर लिख पाएंगे। तो अभी हम व्याकरण पाठ की बात, व्याकरण भाग की बात करते हैं। तो व्याकरण भाग से हमारा सबसे पहला टॉपिक है पदबंध। अब तक जो पिछली कक्षाएं हैं उनके सिर्फ एक ही आता था, शब्द और पद। तो वर्णों के सार्थक व्यवस्थित क्रम को हम शब्द कहते हैं, और उन शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखो, पहले उन्हें शब्द सिखाए जाते हैं, कमल है ना, राजा, इस तरह से उन्हें शब्द पढ़ना सिखाया जाता है। फिर उन्हीं शब्दों से वाक्य बना करके उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे राजा नाचता है, इस तरह से सारे शब्दों से उन्हें वाक्य बनाना सिखाया जाता है। तो इसी तरह आपसे बताया जा रहा है आपको कि शब्द और पद कैसे बनते हैं। वर्णों का जब व्यवस्थित क्रम होता है तब तो शब्द बन जाता है, कमल है ना, ये सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम शब्द कहते हैं। और शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, अर्थात रमन बाजार जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, या कोई भी वाक्य हम बनाते हैं किसी भी तरह का, है ना, तो उस वाक्य में जो शब्द हम रखेंगे, व्यवस्थित करेंगे, रमन बाजार जाता है, तो उन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे, वो रमन बाजार जाता है। रमन भी पद है, बाजार भी पद है, और जाता है भी पद है। अब वो पद कैसे हैं, वो अपने अपने फॉर्म में पद है। रमन क्या है, संज्ञा पद है। बाजार क्या है, संज्ञा पद है। और जाता है क्या है, क्रिया पद है। इस तरह से हमारा सब पद बन जाते हैं। तो पहले जब हम पदबंध हमारा जो टॉपिक है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें शब्द और पद को समझना पड़ेगा। तो शब्द मैंने बताया, वाक्य के जो वर्ण होते हैं, वर्णों की व्यवस्थित और सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। और शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। लेकिन पद एक ही होता है, मतलब किसी एक के नीचे अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि कौन सा पद है, मीन्स ये क्रिया पद है, ये संज्ञा पद है, या ये सर्वनाम पद है। लेकिन जब वाक्य में पूरे एक समूह को हम अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, तो वहां पर फिर वो पूरा पद नहीं कहलाता है, वो पूरा पद समूह कहलाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं पढ़ करके बताती हूँ आपको। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त और उसकी व्यवहारिक और अनुशासित रूप को पद कहते हैं। पदों के व्यवस्थित रूप समूह को हम वाक्य कहते हैं, यानी कि जब पद व्यवस्थित रूप से जमते हैं तो वाक्य बन जाता है ना। उसके बाद वाक्य में जब पद मिलकर एक ही व्याकरणिक कोटि का कार्य करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। मतलब एक ही व्याकरणिक कोटि, मतलब पूरा एक समूह किसी एक चीज को दर्शाता है कि ये विशेषण पदबंध है, ये संज्ञा पदबंध है, ये सर्वनाम पदबंध है, या ये अव्यय पदबंध है। आ रहा है समझ में। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, अव्यय आदि का स्थान
हमारा जब वाक्य बनता है तो किससे बनता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। इंग्लिश में वाक्य में जब बनाते हैं सेंटेंस तो पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब मीन्स क्रिया बाद में होती है। तो हमारा जो वाक्य जो बनाते हैं हम, तो उसमें हर एक चीज़ का स्थान निश्चित होता है कि कहाँ पर हमारा कर्ता आना है, कहाँ पे कर्म आना है और कहाँ पर अन्य चीज़ें आनी है। विशेषण कहाँ आएगा, किसके पहले आएगा? कर्ता से पहले आएगा, कर्ता के बाद आएगा। क्रिया आदि है तो क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आएंगे। हर चीज़ का स्थान निश्चित है। इन निश्चित स्थानों पर यदि एक शब्द आए तो पद कहलाते हैं। इन निश्चित स्थानों पर, जैसे एक उदाहरण से भी मैं बताती हूँ, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। मैं विद्यालय जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। यहाँ पर देखिए कोई एक पद के नीचे मैंने अंडरलाइन कर ली, तो ये क्या है? सिर्फ पद है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, मैं विद्यालय जाती हूँ मैं क्या है? बच्चा क्या लिख देता है? मैं शब्द है? नहीं, मैं क्या है? मैं पद है। इसे हम पद कहेंगे। कौन सा पद है? सर्वनाम पद है। आ रहा है समझ में? अच्छा, विद्यालय यदि मैंने विद्यालय के नीचे अंडरलाइन कर दी तो विद्यालय क्या है? विद्यालय भी पद है। और जाति है, जाति हूँ भी पद है, ये भी एक पद है। ये कौन सा पद है? ये क्रियापद है। और विद्यालय क्या है हमारा? संज्ञा। तो ये कौन सा पद हुआ? ये संज्ञा पद हुआ। मैं सर्वनाम पद, विद्यालय संज्ञा पद और जाति हूँ क्रियापद। इतना समझ में आया? इस तरह से इन्हें हम पूछेंगे कि शब्द है पद है तो इन्हें बोलेंगे पद है। पूछेंगे कौन सा पद है तो ये सर्वनाम पद है। लेकिन यदि इस पूरे वाक्य को अंडरलाइन करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एक शब्द समूह को अंडरलाइन करते हैं पूरा और फिर पूछते हैं, तो ये पूरा पद कहलाता है। जैसे इसमें है सबसे पहले यदि कोई शब्द समूह आए तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे इसमें लिख रहा है आदमी छत से गिर पड़ा। आदमी छत से गिर पड़ा। इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया आदमी। तो यहाँ पर ये आदमी क्या है? आदमी केवल एक पद है, लेकिन मैं इसी वाक्य में अंडरलाइन ज्यादा कर देती हूँ। जैसे मेरे साथ काम करने वाला, मेरे साथ काम करने वाला आदमी। इस तरह से मैंने इतना इसको रेखांकित कर दिया। आदमी तक छत से गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा? हमने एक पद नहीं किया है, यहाँ पर पूरा पद समूह को हमने रेखांकित कर दिया है। मेरे साथ काम करने वाला आदमी। तो इतना बड़ा सेंटेंस या वाक्य के नीचे जब इतने सारे पद समूह के नीचे अंडरलाइन रेखांकित किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? पद बल। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पदबंध।
पदबंध की परिभाषा लिखेंगे हम। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने की उससे लिखा था। सबसे पहले पदबंध की परिभाषा लिखेंगे। पदबंध की जब एक या एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, फिर भी हम लिख लेते हैं। जैसे यहां से लिख लेते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं। जैसे क्या लिखेंगे हम? एक उदाहरण था, मेरे साथ काम करने वाला आदमी मेरे साथ काम करने वाला आदमी, अंडरलाइन कर देंगे सी, छत से गिर पड़ा। इस तरह से ये पदबंध की परिभाषा है। अब पदबंध कितने प्रकार के होते हैं और उन पदबंधों को हम किस तरह से समझेंगे, जब हमारे एग्जाम में वो आएंगे तो हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे कि कौन से पदबंध हैं। तो उसके लिए हमें हमारी जो पुरानी पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है ना। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, यदि आप भूल गए हो इन चीज़ों को तो आप फिर से उसे रिवाइज करें ताकि आप पहचान पाएं जब आपके पद आए तो ये कौन सा पद है। यदि आप भूल गए हो सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, विशेषण कैसे पहचानते हैं, संज्ञा कैसे पहचानते हैं, तो एक बार आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें ताकि जब आपके पदबंध आए तो आप सही से उस पदबंध का नाम लिख पाएं। तो आगे लिखते हैं हम पदबंध के प्रकार। पदबंध के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध
पहला है संख्या पदबंध। नाम भी पूछ सकते हैं आपसे और कोई उदाहरण देके भी पूछ सकते हैं कौन सा पदबंध है। इस तरह से हमारे 2 या 3 नंबर के आएंगे। सर्वनाम पदबंध आपसे भी पूछ सकते हैं पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम पदबंध। तीसरा है हमारा विशेषण पदबंध। चौथा है क्रिया पदबंध। और पांचवा है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। ये चारों टॉपिक्स यदि आपको इन्हें भूल चुके हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़े वैसे तो व्याकरण में, और यदि नहीं आते हैं तो आप इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लें, तभी आप इस पदबंध को पहचान पाएंगे। क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम हर एक के उदाहरण लिखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम संज्ञा या सर्वनाम पदबंध पहचानेंगे। पर यहाँ पर तो कुछ उदाहरण द्वारा मैं समझा दूंगी कि ये संज्ञा पद है, लेकिन वहाँ पर तो आपको ही पहचानना पड़ेगा। कोई भी उदाहरण यदि आपके आ जाता है तो आपको ही पहचानना पड़ेगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण, कौन सा पदबंध है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम संज्ञा पदबंध के विषय में बात करेंगे। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, है ना, आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है हमारी? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। तो ये सारी संज्ञाओं में जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी उदाहरण आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, तिथियों के नाम, महीनों के नाम, जितनी भी चीजें आती हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव, हमारे मन के भाव, हमारे खुशी, शोक, घृणा, सारी चीजें उसमें आती है। उसके बाद जातिवाचक में जाति विशेष का बोध होता है, तो वहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा का तब हमें पता होना चाहिए कि ये संज्ञा है, वो पहचानेंगे तभी हमें डिटेल में लिखनी है कि जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। बस हम सेंटेंस को देखते ही पहचान जाए कि वो संज्ञा पद है। तो सबसे पहले संज्ञा पद में लिखेंगे हम वाक्य में संज्ञा पदों की जगह कोई भी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती है। संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध क्या है? जैसे उदाहरण देंगे हम, जैसे आगरा में स्थित ताजमहल। आगरा में स्थित ताजमहल, यहाँ तक हमने अंडरलाइन कर दी है। आगरा में स्थित ताजमहल, आगरा में स्थित ताजमहल। आगरा भी
सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस तरह से ऐसे कोई उदाहरण देकर आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि ये कौन सा पद है। तो ये क्या है, संज्ञा पद है। इसमें और उदाहरण हम लिखेंगे इसी में ही। इसका दूसरा उदाहरण है, दूसरा नंबर डाल के लीजिए आप। अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ। ये देखो यहाँ पे अयोध्या और किसी व्यक्ति का नाम है, के 4 पुत्र थे, के 4 पुत्र थे। तो अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है कि ये संज्ञा पद है। क्यों? क्योंकि अभी हम संज्ञा पद की बात कर रहे हैं, तो आपको फटाफट से पता चल रहा है कि हम संज्ञा पद की बात कर रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा में आता है तो हम नहीं पहचान पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है। तो इस तरह से हमें ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे तीसरा उदाहरण है हमारा, जयपुर से आए लोग, जयपुर से आए लोग डिग्गी गए हैं, जयपुर से आए लोग डिग्गी गए हैं। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा, जयपुर से आए लोग डिग्गी गए, तो ये भी हमारा क्या है, संख्या पदगण का उदाहरण है। उसके बाद कम से कम 5-5 उदाहरण हम इसमें लिखने वाले हैं, हर एक के 5-5 उदाहरण लिखने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट है हमारा 4, परिश्रम करने वाले छात्र, परिश्रम करने वाले छात्र तक अंडरलाइन है, रेखांकित हो रहा है, उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पर परिश्रम करने वाले छात्र, तो छात्र क्या है हमारा, संज्ञा है। इसके बाद देखिए दीवार के पीछे खड़ा पेड़, दीवार के पीछे खड़ा पेड़, दीवार के पीछे खड़ा पेड़, पेड़ तक अंडरलाइन में गिर गया। तो पेड़ क्या है हमारा, संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पद होगा। दूसरा है हमारा सर्वनाम पद। दूसरा पद का नाम है हमारा सर्वनाम पद। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा होती है किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, और संज्ञा के स्थान पर जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं, जैसे राधा, रमन, इसको हम बार बार प्रयोग न करके हम उन शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, तुम्हें, अपने, आप, स्वयं, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम हैं। तो वाक्य में सर्वनाम पद की परिभाषा लिखेंगे। वाक्य में
वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, सर्वनाम पद बनता है बहुत बोलने वाले तुम, बहुत बोलने वाले तुम। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी हमारा सर्वनाम होगा वहां पर हमें तुम, हम, हमें, वह, वे, वहां तक अंडरलाइन मिलेगी, तो हम उस शब्द को देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर सर्वनाम है। यदि हम सर्वनाम जानते हैं कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, तो हमें यहाँ से सर्वनाम पद की पहचान हो जाएगी कि ये सर्वनाम पदबंध है। तुम आज चुप क्यों हो? आज चुप क्यों हो? बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो? ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब हम इसमें दूसरा उदाहरण लिखेंगे। जो लड़की कल आई थी वह, जो लड़की कल आई थी वह के नीचे जहां पे अंडरलाइन है, जयपुर में रहती है, जयपुर में रहती है। तो यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है वह तक अंडरलाइन है, तो ये सर्वनाम पदबंध का ही एक उदाहरण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है धन का उपदेश देने वाले आप। तीसरा, धन का उपदेश, धन का उपदेश देने वाले, धन का उपदेश देने वाले आप। यहाँ तक हमारे अंडरलाइन है। आप, हम, आप लोग, उन्हें, उन्होंने, वे, ये सब किस में आएंगे? आप सचमुच श्रेष्ठ हैं। धन का उपदेश देने वाले आप सचमुच श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर आप, जहाँ पर आप तक अंडरलाइन है, इट मीन्स ये हमारा सर्वनाम पदबंध है। मैदान में खड़ा वह क्या कर रहा है? मैदान में खड़ा वह तक अंडरलाइन है, वह क्या कर रहा है? तो यहाँ पर वह मीन्स वह तक अंडरलाइन है, तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध है। फिर देखिए चोट खाए हुए। नेक्स्ट है हमारा चोट खाए हुए तुम, चोट खाए हुए तुम तक अंडरलाइन है। भला क्या खेलोगे? भला क्या खेलोगे? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे सर्वनाम पद के भी मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।